हमारे नेता ने भी आज सुबह माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा और हमारी पार्टी का भी मानना है कि 2024 में कोई चुनौती नहीं है एनडीए को। जिस काम को नीतीश कुमार जी ने किया है, जो परंपरा उन्होंने बनाई है, उस परंपरा के जो अगले उत्तराधिकारी, नेचुरल उत्तराधिकारी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्वाभाविक उत्तराधिकारी, वो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। अगर कोई सत्ता में नहीं है और अपने समाज की भागीदारी बढ़ाने के लिए इधर से उधर जाता है तो एक बात है। कहीं पोस्टर आप ही लोगों ने तो नहीं, मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी के कारनामे इतने हैं कि पोस्टर लगाने के लिए हजारों लोग खड़े हैं, किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। और जब हम लोग गए महागठबंधन में, किसी तरह की राय नहीं हुई, नीतीश कुमार जी चेहरा थे, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। आपको याद होगा हमने कब विरोध करना शुरू किया, जब नीतीश कुमार जी ने कहा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि छोटे छोटे दल या तो हमारे एनडीए में आ जाएंगे या फिर विलीन हो जाएंगे। ये तो नज़र आ रहा है कि 38 दलों को जुटाने में सफल हो गई है। तो क्या आप लोग 2024 में एनडीए के तहत रह करके नीतीश कुमार को बिहार और देश की सत्ता से बाहर रख पाएंगे? नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और पिछले 24 घंटों में जिस तरह का राजनीतिक माहौल बिहार में बना और बिहार ने देश को मजबूर किया ये सोचने के लिए, जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। वो यही रहा है कि आज दोनों ही बड़े गठबंधन जो हैं वो एक बेंगलुरु में और एक दिल्ली में बैठक करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उसी का एक हिस्सा, एक पार्ट राहुल जी भी हैं, इनकी पार्टी है, और उपेंद्र कुशवाहा अंतिम समय में ऐसा बाउंड्री पार चौवा छक्का का बरसात किए कि सभी लोगों को एहसास हो गया कि नहीं, वास्तव में उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता है। बहुत सारी बातें हैं, क्या होने वाला है, क्या होगा, दोनों गठबंधन किस दिशा में जा रहे हैं, उसके क्या इम्पैक्ट 2024 और 25 में पड़ेंगे, ये सारी बातें, चूँकि ये पार्टी के प्रवक्ता हैं तो सभी चीज़ों को जानते होंगे। इसलिए आज हम एक तरह से समझिए कि इनका इंट्रोगेशन करेंगे और उस बैठक के बाद जो बातें निकलेंगी उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये बताएंगे तो नहीं, लेकिन कुरेदेंगे ज़रूर। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। क्या होने वाला है आज? जो होने वाला है वो ये कि देश को सर्वोच्च स्थान पर रखना है, ले जाना है और उसमें बिहार की बड़ी भागीदारी होगी। ये आज देश और बिहार देखेगा। राहुल जी, ये बातें तो अब साफ स्पष्ट हो गई हैं, इसमें अब कुछ ऐसी बात नहीं रह गई है कि जिसमें कहा जाए कि आने वाले 2024 के चुनाव का जो केंद्र बिंदु है वो बिहार है। जी, जैसा कि पहले देखा जाता था कि उत्तर प्रदेश नीति निर्धारक होता है, वहाँ से प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो प्रधानमंत्री देता था। इस बार नीतीश कुमार को आगे करके प्रधानमंत्री बनाने की कवायद शुरू हो गई है और केंद्र में बिहार भी है। वहीं आपको बताएं कि एक बड़ी भूमिका निभाना साउथ भी शुरू कर चुका है। मैं बात कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे कि मैं गैर भाजपाई दलों की बात कर रहा हूं जो एक बड़े गठबंधन की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या नीतीश कुमार को आप लोग प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आज बेंगलुरु से ये संदेश जाता है कि नीतीश कुमार जी संयोजक या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो मुझे लगता है कि ये उस महागठबंधन का सेल्फ गोल होगा। सेल्फ गोल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार की राजनीति में और इस देश की राजनीति में अगर कोई सबसे अविश्वसनीय चेहरा है, अगर कोई सत्ता में नहीं है और अपने समाज की भागीदारी बढ़ाने के लिए इधर से उधर जाता है तो एक बात है। कहीं पोस्टर आप ही लोगों ने तो नहीं, मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी के कारनामे इतने हैं कि पोस्टर लगाने के लिए हजारों लोग खड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जी सत्ता में रहते हुए पाला बदलने में माहिर हैं और शायद यही कारण है कि इस देश का सबसे अविश्वसनीय चेहरा सत्ता के लिए, और अगर उनकी अगुवाई में कोई बैठक हो रही है तो उस जो भानुमति का जो कुनबा जो बैठेगा और उसका चेहरा अगर नीतीश कुमार जी होंगे तो निश्चित तौर पर उस पूरे
जो गठबंधन या जो पूरा जो कुनबा है उसकी क्रेडेंशियल पर बहुत बड़ा सवाल है। और शायद यही कारण है कि आज बेंगलुरु में आप देख चुके होंगे खबर, आज सभी जगह ये खबर है कि एयरपोर्ट से जहां कार्यक्रम स्थल है वहां तक एक पोस्टर लगा है। जिन लोगों ने भी लगाया वो साधुवाद के पात्र हैं। कम से कम नीतीश जी के चेहरे को, नीतीश जी को दिखाने का काम उस पोस्टर के जरिए किया गया है कि वो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पाला बदलने वाले लीडर हैं। दूसरी बात कि आप बेंगलुरु जा रहे हैं, बेंगलुरु का डेवलपमेंट या कर्नाटक का डेवलपमेंट एक अलग तरह का है। और बिहार का जो डेवलपमेंट है वो ये कि लास्ट 1 ईयर में, मतलब पिछले 1 साल में अगर वो पुल 2 बार भी गिर जाए तो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको चेयर चाहिए। आपकी सारी बातें वो जो पहले कहते थे क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, मुझे लगता है कि ये तीनों सी मिल करके सी स्क्वायर हो गया चेयर पे। सिर्फ उनको चेयर चाहिए, उनको दिली इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन बिहार, आज ही अखबार में खबर छपी है कि बिहार में गरीबी सबसे तेजी से घटी है। ये हेडलाइन है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि गरीबी बहुत तेजी से घटी है। लेकिन जब मैं उस खबर के अंदर गया तो 3 चीजें मुझे दिखाई पड़ी। सबसे पहला कि सबसे ज्यादा अगर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो परसेंटेज बिहार का है। लगभग 22.5% बच्चे अभी भी स्कूल का चेहरा नहीं देखे हैं। दूसरी बात जो उसके अंदर थी कि लगभग 65% घरों में अभी भी गैस चूल्हा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वच्छ ईंधन, मतलब आप इतनी स्थिति नहीं बना पाए हैं अपने महिलाओं का, या इतनी अर्निंग नहीं है, आपके स्टेट की गरीबी इतनी है कि अभी भी 65% जो महिलाएं, जो घर है वहां पे अभी भी सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं होता है। मोदी जी तो बांट ही रहे हैं ना, मोदी जी बांट रहे हैं तभी तो 65 तक भी है जी। नहीं तो जो बिहार की जो गरीबी है, तो मैं तीसरी बात पहले मैं कह दूं, सबसे ज्यादा कच्चा घर इसी बिहार के अंदर है। ये 3 महत्वपूर्ण आंकड़ों को याद रखना चाहिए। और तब नीतीश कुमार जी के 17 साल का जो विकास और सुशासन का जो दावा है उसके वृक्ष देखना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी की तुलना में मोदी जी ने गैस चूल्हा नहीं बांटने का काम किया होता, अगर उन्होंने आवास गरीबों को नहीं देने का काम किया होता, अगर शिक्षा में बिहार के बजट में केंद्र का योगदान नहीं हो तो वेतन देना मुश्किल है, आपको पता है। अभी मोदी जी ने भी, सुशील मोदी जी ने भी दावा किया कि हजारों करोड़ अकाउंट में रहते हुए भी ये पैसा नहीं दे पाते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बिहार के सुशासन का दावा करने वाले मुख्यमंत्री जी का जो मॉडल है, जिस मॉडल पे ये बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, उस मॉडल के ये 3 आंकड़े हैं जो इनके पूरे दावे को पर्दाफाश कर देता है। किसी भी नेता या किसी भी सरकार को कटघरे में खड़ा करना बहुत आसान होता है। नीतीश कुमार जी को आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वो पलट जाते हैं, बिहार के लिए पलटते हैं, ऐसा उनका कहना है। आप लोग भी तो एक जगह स्टेबल नहीं रहते हैं। आप 2014 में कहीं और थे, 2017 में आप कहीं और चले आए, 2019 में किसी और के साथ लड़े, 2020 में आप उसी नीतीश कुमार के साथ अपनी पार्टी मर्ज कर लेते हैं। आखिर ये सिलसिला जो चल रहा है, या आप लोगों का आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार जी को आप टारगेट कर रहे हैं, वही काम आप लोग खुद कर? ठीक है, आपका सवाल बहुत लाजमी है, हम पर ये सवाल लगता रहता है। लेकिन 2019 हमारे लिए एक चूक है जी। हम लोगों ने भी इसको एनालिसिस किया, अपनी पार्टी के नेताओं से नहीं सिर्फ, बल्कि बिहार की जनता को भी हमने समझने की कोशिश की। वो उस सरकार के साथ या उस दल के साथ नहीं जाना चाहती है जो 2005 के पहले का बिहार का जंगल आज देख चुका है। यही कारण है कि 2020 में जब ये सवाल उठा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, तो हमारे नेता ने, आपको याद होगा, सबसे पहला सवाल महागठबंधन के अंदर ये उठाया था कि 19 में जो चूक हमने किया है, 20 में वो चूक हम नहीं करेंगे। और अगर इस गठबंधन का चेहरा तेजस्वी होंगे तो किसी भी स्थिति में हम उस चेहरे के साथ नहीं होंगे, और हमने अकेले लड़ना तय किया। और आपको याद होगा कि कम से कम 30 ऐसी सीटें हैं जहां पे हमने न सिर्फ डबल डिजिट में, बल्कि कम से कम 10-12 ऐसी सीटें थी जहां जदयू, और 8-9 सीटें ऐसी थी जहां दूसरे दलों को हमारी वजह से हारना पड़ा। जनता ने हमारे फैसले के साथ, भले हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन हमारे फैसले के साथ उन्होंने जाना तय किया।
जब हम नीतीश कुमार जी के साथ गए थे तो आपको वो सवाल याद होगा कि तेजस्वी जी ने नीतीश कुमार जी पर विधानसभा के अंदर जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की थी जी, उनके बच्चे को लेकर के, उनकी पत्नी को लेकर के, उस सवाल पर हमने नीतीश कुमार जी का समर्थन किया था। और उस सवाल के साथ कि अगर नीतीश कुमार जी की जो धारा है, जो 2005 के बाद जो धारा मजबूत हुई थी, वो चाहे जिस वजह से कमजोर हुई हो, हम अगर आते हैं, या उन्होंने कहा कि आप अगर आते हैं तो ये मजबूत होगा, और हमने नीतीश कुमार जी के कहने पर वहां जाना तय किया। और उसमें ये एग्रीमेंट था कि किसी भी कीमत पर जो 2005 से पहले का जो शासन बिहार के अंदर है, उसके कर्ता धर्ता के साथ हम किसी भी तरह का तालमेल नहीं करेंगे, किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। और जब हम लोग गए महागठबंधन में, किसी तरह की राय नहीं हुई, नीतीश कुमार जी चेहरा थे, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। आपको याद होगा हमने कब विरोध करना शुरू किया, जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारे बाद अब ये तेजस्वी जी देखेंगे, या तेजस्वी जी नेता होंगे, या इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल हमारा सिर्फ इतना है कि बिहार की जनता मानसिक तौर पर 90 से 2005 का जो दौर है, सामाजिक न्याय का दौर बहुत शुरुआत में रहा, 90 से 94 के बीच में, बेसिकली 94 से जो 2005 का जो दौर है, जहां इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि आप घर लौट जाएंगे, आपके बाल बच्चे घर लौट जाएंगे, ये जो गारंटी नहीं थी, तब हम लोगों ने तय किया कि हम उस चेहरे के साथ, उस नेतृत्व के साथ नहीं जाएंगे। और नीतीश कुमार जी ने वहीं पर चूक किया। जहां करप्शन के लिए जाने जाते थे ये चेहरा, वो पुल घटना के बाद आप देख लीजिए, आज तक कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। जी, 2024 की चर्चा होती है, इससे पहले ये चर्चा बहुत ज़रूरी है कि बिहार, जिसके बारे में नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम इसके विकास के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वही बिहार पिछड़े श्रेणी में आता है। आपने भी कुछ आंकड़े दिए हैं अभी। क्या आप लोगों को लगता है कि आने वाले समय में 2024 और 25 के चुनाव में बिहार को बदलने के लिए आप एनडीए की तरफ हैं, या फिर नीतीश कुमार को हराने के लिए? देखिए, इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर समझना चाहिए कि हम एनडीए के साथ औपचारिक तौर पर आज से हैं जी, और हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट कहा कि हम बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं जी। हम एनडीए में बिना शर्त हैं, लेकिन एक छिपा हुआ शर्त है जी, जो बिहार की जनता को जानना चाहिए, और जिसकी बात मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि हम किसी भी परिस्थिति में उस विचार के साथ हैं जो बिहार को जंगल राज की तरफ वापस नहीं ले जाने का वादा और दावा करता हो, उस दिशा में प्रयास करता हो। आप इस फैसले के साथ जो आज हम लोग जा रहे हैं, वो क्लियर है कि हम नीतीश जी के खिलाफ नहीं हैं, हम नीतीश जी के उस फैसले के खिलाफ हैं जिसमें दोबारा उन्होंने बिहार को जंगल राज की तरफ धकेलने का काम किया। उस फैसले के हम खिलाफ हैं, और जाहिर सी बात है, अगर ये फैसला नीतीश कुमार जी ने लिया है तो निश्चित तौर पर हम सैद्धांतिक तौर पर नीतीश जी के भी खिलाफ हम होंगे। जी, कहा जाता है कि एनडीए का गठन अगर होता है और बिहार जैसे केंद्र बना हुआ है, तो उसमें दो लोगों की बहुत ज़रूरत है। एनडीए में या तो नीतीश कुमार हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो। आप इसको कितना ज़्यादा वैल्यूएबल मानते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी की निश्चित तौर पर एक छवि रही है, जो उन्होंने 2005 से 2010 के बीच में जो उन्होंने बिहार के लिए काम किया, उन्होंने एक भरोसा जीता था सभी समाज के लोगों का। कमोबेश नीतीश कुमार जी जिस धारा से आते हैं, कुशवाहा जी भी उसी धारा से आते हैं, और सामाजिक न्याय से लेकर के आप देखेंगे, शिक्षा को लेकर के, करप्शन को लेकर के, क्राइम को लेकर के, तमाम चीज़ों पर वो उसी तरह की राय रखते हैं और काम करते हैं, और सड़क पर भी उतरते रहे हैं जैसे नीतीश कुमार जी काम करने के आदी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर जिस तरह का जो अगर परिवारवाद से बाहर निकल करके अगर आप देखेंगे कि उत्तराधिकारी बिहार में अगली पीढ़ी का कौन होगा, तो उसमें निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े चेहरे के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, जो नीतीश कुमार जी के वरक्स खड़े हो सकते हैं। निश्चित तौर पर उनके बराबर नहीं, लेकिन जिस काम को नीतीश कुमार जी ने किया है, जो परंपरा उन्होंने बनाई है, उस परंपरा के जो अगले उत्तराधिकारी, नेचुरल उत्तराधिकारी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्वाभाविक उत्तराधिकारी, वो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और जब नीतीश कुमार जी कमजोर पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस समाज के लिए, उस वर्ग को हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक वादा किया है
कि जो परंपरा या जो लेगेसी उन्होंने बनाई थी उसको हम आगे लेकर के चलेंगे, चाहे उसके लिए हमको सड़क पर उतरना पड़े, चाहे संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़े, या हमको इस जंगल राज के खिलाफ की जो समावेश जो बनी है, जो परिस्थिति, उसके खिलाफ हम सबसे आगे होकर के लड़ेंगे। कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा की अपनी महत्वाकांक्षा थी जिसको लेकर के वो आए थे, जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी का विलय किया था। उन्हें लगता था कि वो मुख्यमंत्री के सेकंड, जो आप जैसा कि आपने बताया भी कि सेकंड लाइन में वही खड़े हैं, यानी नीतीश कुमार। देखिए, अब मेरा प्रश्न ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके इस बात को कैसे पूरा करेंगे, कैसे बिहार को लीड करेंगे? देखिए, अभी बात नेतृत्व की नहीं है। जब हम नीतीश कुमार जी के साथ गए थे तो ये कहीं से समझ नहीं थी कि नीतीश कुमार जी को हम हटा देंगे और हम उनकी जगह ले लेंगे। हम सिर्फ ये थे कि नीतीश कुमार जी की जो धारा 2020 के चुनाव में कमजोर हुई है उसको हम मजबूत करें, और कालांतर में जब आने वाला समय आएगा तो हम उस बैटल की जो झंडा है उसको हम लेकर के, हाँ, हम बेटन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो राजनीति आगे चली या जिस पर कदम उन्होंने बढ़ाया, वो कहिए कि एक तरह से आत्मघाती साबित हो रही है पूरी उस धारा के लिए। तो निश्चित तौर पर हम जहां पर जा रहे हैं वहां पर हमारा संघर्ष इसी बात को लेकर के हर दिन होगा, हर पल होगा, कि जिन लोगों ने 94 से 2005 के बीच में इस जंगल राज के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आहुति दी है, उस परंपरा को हम लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। अब इसमें सवाल है कि हम क्या नेतृत्व कर पाएंगे कल को। अभी हम एक उस पूरी लड़ाई का हम एक पार्टनर होंगे, और आने वाले दिनों में हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हर किसी की ख्वाहिश होती है, आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आप और बहुत इस रेस में आगे निकलें। तो निश्चित तौर पर हमारे नेता, हमारे जो हम कार्यकर्ता हैं या जो हमारे चाहने वाले लोग, वो चाहते हैं कि नीतीश जी की जगह पर कभी अगर मौका मिले तो उपेंद्र कुशवाहा जी को भी मौका मिले। लेकिन अभी जो लड़ाई है बिहार के अंदर और इस देश के अंदर, जिस तरह का कुनबा बेंगलुरु के अंदर बैठा है, और आपने देखा है कि एक तरफ सजा याफ्ता भी बैठे हुए हैं, दूसरे तरफ नेक्स्ट जो है वो जो रास्ते में जो हैं अभी जेल की तरफ, वो भी बैठे हुए हैं, और तमाम नेता बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी से मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि केजरीवाल जी दिल्ली और पंजाब में क्या करने वाले हैं, या कांग्रेस क्या अपने कार्यकर्ताओं की कीमत पर केजरीवाल को स्वीकार करेंगे। तो ये सारे सवाल वहां पर भी हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरी लड़ाई में जो एक नई लड़ाई आज के बाद निकलेगी, उस लड़ाई में हम एक बड़े सहभागी के तौर पर हम आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगे। राहुल जी, 26 बनाम 38 की लड़ाई आज हो रही है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि छोटे छोटे दल या तो हमारे एनडीए में आ जाएंगे या फिर विलीन हो जाएंगे। ये तो नज़र आ रहा है कि 38 दलों को जुटाने में सफल हो गई है। तो क्या आप लोग 2024 में एनडीए के तहत रह करके नीतीश कुमार को बिहार और देश की सत्ता से बाहर रख पाएंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि पटना में जो पिछले दिनों बैठक हुई थी, आपने देखा होगा कि ये सारा कुनबा बैठा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही उसमें कई खिलाड़ी भाग गए, और फिर अगले दिन ममता बनर्जी का जो रुख था, फिर अरविंद केजरीवाल जी का जो रुख था, मतलब ये लोग पहले नूरा कुश्ती करते हैं, फिर बैठते हैं, फिर इनको याद आता है अपने अपने हित कि अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर हम कांग्रेस के साथ चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, फिर ममता बनर्जी जी को लगता है कि अगर हम सीपीएम के साथ चले गए तो हमारा क्या होगा, केरल में कांग्रेस को अचानक महसूस होता है कि हमारा क्या होगा वहां पे। तो निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां हैं महागठबंधन को लेकर के, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मतलब कहिए जो आपने पुरानी कहावतों में सुना होगी, बेंग तौलने जैसा है। बैठ तो जाएंगे, लेकिन जब एक मंच पर एक धारा में बात करने की बात आएगी तो धीरे धीरे उनके हित टकराते हैं और वो कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं। कितना ज़्यादा इसमें बैटल देख रहे हैं एनडीए और महागठबंधन के बीच में? हमारे नेता ने भी आज सुबह, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा, और हमारी पार्टी का भी मानना है कि 2024 में कोई चुनौती नहीं है एनडीए को। एनडीए के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनकी कुर्सी पे अभी कोई वैकेंसी नहीं है। इसलिए जो लोग भी ख्याली पुलाव पका रहे हैं या कोशिश में लगे हैं कि जो हमने 20 लाख करोड़ का जो घोटाला हम लोगों ने किया है, कम से कम अपने
आपसी लड़ाई को खत्म करके किसी तरह से पहले इससे बचो। तो देश की जनता देख रही है कि ये कैसे सारे घोटालेबाज एक मंच पर खड़े हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा जब राजनीति में आते हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, तथ्यों को जब रखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। खास करके हम जैसे पत्रकारों के लिए भी बहुत कुछ सीखने समझने की बात होती है, क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी हम जानते ज़रूर थे, लेकिन देख रहे हैं अब जब 2024 के चुनाव की तैयारियां दोनों तरफ से हो रही हैं। राहुल जी ने अपनी बातों को बड़ा बेबाकी से रखा। हम आज की बैठक समाप्त होने के बाद फिर इनसे पूछेंगे कि आखिर इनकी महत्वाकांक्षा जो 2025 में मुख्यमंत्री बनने की थी, उसमें कहाँ तक पहुँचे, लगाम लग गया या विराम लगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वो बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।